और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल। पूछे आप अपना सवाल। मेरा सवाल किरण जी से है, चूंकि आप मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, सरकार का हिस्सा रह चुकी हैं। तो जैसे अब जो बातें कह रही हैं, जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं, आशा या फिर और भी जो भी मतलब रूरल एरियाज में चल रही हैं, मैम सतही तौर पर वस्तु स्थिति कुछ और है। चूंकि हम लोग वहीं रह रहे हैं, उस मतलब जमीन से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। आप सरकार के बीच हमारे एक मीडिएटर के तौर पर हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो जीडीपी है उसका सिर्फ 1% हमारे हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है, जो कि एक अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन 1500 पर एनम होता है पर पर्सन। और वहीं विदेशों में जो विकसित देश हैं उनमें ये जो अमाउंट है वो 2 लाख पर पर्सन पर एनम है। तो जाहिर है कि जब इतना बड़ा गैप रहेगा, कहाँ 1500 और कहाँ 2 लाख, तो शिशु मृत्यु दर जाहिर है कि बढ़ेगी। तो इसके लिए मतलब सरकार कोई मतलब कुछ क्यों नहीं कर रही है? जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही हेल्थ सेक्टर के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? इसके अलावा जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है वो इस चीज को इतने हल्के में क्यों ले रहा है? पोस्टर्स, बैनर्स, ये सब चीजें ठीक है मैम, लेकिन वो अल्टीमेट पर्सन तक जो उसका फायदा पहुंचना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है मैम। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। जैसे अब ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि जीडीपी का जो अब तक 1%, तो इसीलिए ये एनआरएचएम जो प्रोग्राम शुरू हुआ है 5-6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं इसको। इसके अंदर एक ये सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जीडीपी का कम से कम 2 से 3% हेल्थ पे खर्चा होना है। इसकी वजह से बड़ी योजनाएं बन रही हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है खर्च। क्या है कि खर्चा खाली जीडीपी का इतना अलॉट करना अलग बात है, उसकी कैपेसिटी, खर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ग्राउंड पे उसको यूज करने की। इनकी एक चिंता ये भी है ना कि स्वास्थ्य पे हम क्यों नहीं बहुत अच्छा खर्चा देना चाहिए। हो रहा है, वही कह रहे हैं। अब जैसे पहले 1% था, अब धीरे धीरे हमारा एम है कि कम से कम 2 से 3% तक जीडीपी का खर्चा होना है। इसीलिए ये जो योजनाएं बन रही हैं उसके माध्यम से और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है और ज्यादा जो सुविधाएं जो देनी चाहिए वो आ रही हैं। जैसे अभी मैंने बताया जो नई योजनाएं हैं इनके माध्यम से ही तो खर्चा होगा। और उसके लिए जैसे डॉक्टरों की जैसे कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, वो अभी भी है, उससे हम बहुत जूझ रहे हैं। उसके बड़े विकल्प सोचे जा रहे हैं। प्राइवेट, जैसे राजीव जी ने कहा, सरकार अकेले नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर को बीच में जोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ये काम करें। और जागरूकता फैलाने के लिए आई थिंक सारा पूरा कम्युनिटी की जो है का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला एक सवाल है, पूछे। मेरा सवाल नीलिमा से है। आज बहुत वुमेन फिगर कॉन्शियस है, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती। सो हाउ डज दिस प्रॉब्लम अफेक्ट द इन्फेंट मोर्टालिटी? ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन है। माने अगर स्तनपान बच्चे को 6 महीने करा देते हैं तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हर तरीके से बच्चा पुष्ट होता है। अब ये बात है कि वो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से कितना बढ़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आप रोकथाम पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको शारीरिक शक्ति नहीं दे रहे हैं, तो विद इन 1 मंथ और इन नेक्स्ट 1 ईयर बच्चा मॉर्बिडिटी या मोर्टालिटी का शिकार होगा। अच्छा, अब क्यों नहीं करा रही हैं? फिगर कॉन्शियस हैं इसलिए नहीं करा रही हैं। इसके पीछे बात आती है वैल्यू की। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो मेरा है कि अगर कुछ भी अच्छा करना है, चाहे मानवीयता को जगह देनी है, चाहे मौत बचानी है, जिसका दायित्व है, क्या वो अपना दायित्व समझ रहा है? क्या जब मैंने कोई काम करने के प्रारंभ किया उसके पहले मुझे दायित्व पता है? तो वहां आता है वैल्यू सिस्टम की बात। वहां आती है मीडिया की तरफ से महिलाओं की क्या इमेज बेची जा रही है। वहां आती है पेट्रियार्की की बात। और वो इतने स्ट्रक्चरल, बेटा, इतना समाज में घुसी हुई बातें हैं कि जिनके साथ एक एक करके आप प्याज है ना खोलो तो मुसीबत की परते पे परते निकलती जाएंगी और तुमको अंत में जाकर के कहीं पेट्रियार्की या कहीं पार मिलेगा। तो जो ऊपरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कि आप भी यंग हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, बात यह है कि जब भी माँ बनिए, क्योंकि माँ बनना इससे बड़ा प्रोफेशनल वर्क और कोई नहीं है, इससे बड़ा रिसर्च वर्क कोई और नहीं है। तो माँ बनिए, क्योंकि आप माँ बन करके समाज को एक सिटीजन देंगी।
अगर आपने उसको सही शरीर, सही मन, सही प्यार देकर के पाला है तो वो समाज को वही वापस करेगा। तो ये दायित्व जानना एक माँ के लिए जरूरी है। बाकी चीजें जो कहते हैं ना, शरीर और शरीर की कितनी जरूरत और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वहां पर बात करने की बात है। अगला एक सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर राजीव टंडन जी से है। जैसा कि आपने बताया 5 वर्ष तक के बच्चों का लाइफ रिस्क बहुत है, तो गरीबी रेखा से नीचे जन्म ले रहे बच्चों के लिए टीकाकरण की क्या क्या सुविधाएं हैं? इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, एक बार जिस लड़के ने पूछा था वो 1% जीडीपी के भी मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज तो प्रधानमंत्री ने कोई 2 महीने पहले ये कहा है कि अगले 5 ईयर प्लान में हेल्थ को ऑलमोस्ट 2.5% दिया जाएगा। तो ये सोच आपकी सुनी जा रही है और उस पर अमल भी किया जा रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है। आपके सवाल का जवाब ये होगा कि अगर जितने भी प्रोग्राम्स सरकार चला रही है बच्चों के लिए, अगर उनका देखा जाए, उनमें से सबसे अच्छा प्रोग्राम जो चल रहा है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण का चल रहा है। बाकी प्रोग्राम्स अगर डायरिया की रोकथाम या निमोनिया की रोकथाम या नवजात शिशु के प्रॉब्लम्स देखे जाएं तो वो तो शायद कहीं पे 7%, कहीं 20%, कहीं 15% तक ही पहुंच पा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन वाला जो प्रोग्राम है वो 60% या 70% तक पहुंच गया है। उसको जगह जगह पे ये फैसिलिटीज क्रिएट करी जा रही हैं जहां पे क्लिनिक्स लगाई जाती हैं। जितनी एएनएम्स हैं वो रूटीन इम्यूनाइजेशन दे रही हैं, जितने डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, पीएचसीज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो देते हैं, नर्सेज जितनी हैं वो देती हैं, और जितने टीकाकरण हैं, चाहे वो बीसीजी का हो, चाहे पोलियो की ड्रॉप्स हो, चाहे डीपीटी का इंजेक्शन हो, चाहे खसरे का हो, वो सब बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रही हैं। उसमें भी अभी और करने की जरूरत है। 70% तक पहुंचे हैं, उसमें भी 30% और तक पहुंचना है, मगर उसमें सरकार का भी बहुत ध्यान है, बाकी लोगों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का बहुत ध्यान है, उस इशू को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर में जितने भी पार्टनर्स हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल मैंने पूछा। मेरा सवाल सुनीता मैम से है कि जो शिशु मृत्यु दर के लिए सामाजिक परिवेश और भ्रूण हत्या किस हद तक जिम्मेदार? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम देखिए समाज में स्त्री और पुरुष, गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक दोनों पहिए बराबर हों। अगर हम सिर्फ पुरुषों की संख्या बढ़ाते जाएंगे और फीमेल इन्फेंटिसाइड करेंगे तो समाज में तो बदलाव आने की जरूरत है। और जब तक महिला की इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ेगी और उसकी हेल्थ केयर नहीं बढ़ेगी, शिशु मृत्यु दर वहां रहेगी। अगर आपने माँ का पूरा ध्यान नहीं रखा तो उसके बच्चे के जीने की संभावना तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो सवालों के दौर को हम यही थामते हैं, चलते चलते ही जानने की कोशिश करते हैं कि शिशु मृत्यु दर का प्रतिशत अब फिलहाल बीते सालों के मुकाबले कुछ कम हुआ है, लेकिन आज भी ये एक चिंता का विषय है। यूनिसेफ ने अपनी 143 देशों के सर्वे में भारत को शिशु मृत्यु दर में 49वां स्थान दिया। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आखिरी राय क्या है, क्या कोशिशें की जाती हैं, जानते हैं। बहुत संक्षेप में मुस्तफा साहब क्या कहना चाहेंगे, प्रयासों की जरूरत क्या लगती है आपको? जहाँ यूनिसेफ की रिपोर्ट का सवाल है, जो 2009 में उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने ये एक आई ओपनर है हमारे लिए, लेकिन हमें फिर भी इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में जो शिशु मृत्यु दर थी वो 129 हुआ करती थी 70 के दशक में, और जब से कम होते होते यहाँ तक आ गए, हम 50 तक आ गए। और हम समझते हैं कि एफर्ट्स को ज़रूर डेवलप करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको मीट ना कर सकें। हो सकता है कि वो जो 2015 की जो डेडलाइन है वो वहाँ तक हम ना कर सकें और 2-4 साल आगे, लेकिन हम कर सकते हैं अपनी उम्मीद, उसको, अपने कामों को, अपने जो प्रयास हैं उसको बढ़ा के हम इसको। उम्मीद पे बिल्कुल दुनिया कायम है। सुनीता जी क्या कहेंगी? मैं यहाँ मौजूद सारे युवा वर्ग को और भी जो दर्शक हैं एक संदेश देना चाहूंगी। युवा वर्ग समाज की धुरी है। अगर आप लोग ये कहेंगे कि हमें मां मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करना है तो आप जरूर कर पाएंगे। न सिर्फ अपने लिए बट अपने पास पड़ोस में भी देखिए कि किसी की भी शादी 18 वर्ष से पहले ना हो, कोई बहुत जल्दी मां नहीं बने, जल्दी मां नहीं बने।
हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ का पूरा ध्यान रखें, अभी भी वाइफ बीटिंग भी होती है उससे भी बचें, नॉट ओनली न्यूट्रिशन, उनका पूरा चेकअप कराएं, तभी हम शिशु मृत्यु दर हेल्दी बच्चे पैदा कर सकें। किरण जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये हम सबको अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी है। और खास करके न्यूट्रिशन जो है न्यूबॉर्न से लेके 2 साल तक, जो भी ये 2 साल में अगर हम बच्चे का ध्यान अच्छे से रखते हैं तो उसका फ्यूचर, वो बड़े होके अगली जनरेशन, ट्रांस जनरेशनल इफेक्ट होता है। तो ये जो पहले 2 साल हैं बच्चे के न्यूट्रिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इससे आगे की जनरेशन भी लाभ मिलेगा। राजीव जी, पहली चीज तो ये कहूंगा कि पार्टनरशिप, इसमें बजाय इसके कि हम ये देखें कि दूसरे ने क्या नहीं करा, सरकार ने क्या नहीं करा, या सरकार ये देखे कि प्राइवेट सेक्टर ने क्या नहीं किया, पार्टनरशिप करने की बहुत जरूरत है। दूसरे कुछ एरियाज हैं पूरे देश में जहां पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया, जैसे अर्बन पुअर है, वहां के लिए बाकायदा मेजर प्रोग्राम्स आए। वो प्रोग्राम्स को जिस तरीके से रूरल एरियाज में अच्छा काम हुआ है, आशाज आई हैं, ये सारे सेंटर्स बने हैं वगैरह, वैसे ही अर्बन पुअर के लिए भी पूरा ये सुविधा की जाए। नीलम, मेरा बस इतना ही सोच है कि अब हम लोगों को अपने उन इलाकों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां अभी हम पैठ नहीं बना पाए हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आकर के, जहां चाहे तनाव है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है या कोई और तरीके का संघर्ष है, क्योंकि वहां के बच्चों तक कुछ भी हम पहुंचाने में असमर्थ हो पा रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो वो इलाके छूट रहे हैं और वो हमेशा हमारी दर में कमी करेंगे, हम कितना भी इधर चमका लें। तो वहां जाने की जरूरत है और संगठन के साथ हमारे जो बच्चे वहां से युवा निकल कर आ रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि आप अपने उस गांव को, उस अपने राज्य को वापस जरूर दीजिए, लोगों से मिलिए। आप अगर पावर हब में आ जाते हैं, वहां से अपने यहाँ सुविधाएं पहुंचाइए, आप बनिए सीढ़ी उन बच्चों तक। बहुत अच्छी बात। शिशु मृत्यु दर अभी भी एक बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन बीमारियों के अलावा कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान में 46% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जो पूरे विश्व का एक बड़ा प्रतिशत है। वहीं 5 साल तक की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छा खासा प्रतिशत मौत का शिकार हो जाता है। शिशु मृत्यु दर की बहुत सी वजहों में से एक अहम वजह मां का पूरी तरह स्वस्थ न होना है। बच्चे के जन्म के बाद भी 6 हफ्तों तक नियमित जांच और 5 साल तक समय समय पर टीका और स्वास्थ्य जांच जरूरी है। वहीं कुपोषण का शिकार या गरीब बच्चों के लिए योजनाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी है। रास्ते में दुश्वारियां हैं, लेकिन अगर हौसला है, अज़्म है, तो इस पर काबू पा लेना कुछ मुश्किल काम नहीं। खुद से ये अज़्म करना है कि अंधेरों से डरे क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन मुस्तकबिल है हमारा। किस कदर तारीख थी राहें, मगर जब चल पड़े खाक के जर्रों से रोशनी पैदा होने लगी। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक